आप इस माइंड से आते हैं कि हमें फ़ौरन जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। हमें रगड़ा नहीं मिलेगा, हमें टफ़ टाइम नहीं देखना और हर चीज़ जो है वो हमें फ़ौरन मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता ना और ज़बरदस्ती आप उस जॉब को कर रहे होते हैं तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। कंपनीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको टफ़ टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन अननेसेसरी। जो हायर हुआ है वो HR डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है, तो नाउ आई हैव टू गिव हिम और हर अ टफ़ टाइम सो दैट ही और शी विल लीव द जॉब। यू थिंक कि यू आर परफेक्ट, सो मेरा नहीं ख्याल कि मैनेजर हायर करेगा या मैं हायर करूँगी, बिकॉज आई हैव टू हायर अ ह्यूमन बीइंग, आई डोंट हैव टू हायर अ रोबोट। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है पर्टिकुलरली फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए कि किस तरह से आप मार्केट में जॉब हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं मार्केट में एंटर करने के लिए। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमने डिस्कशन करने के लिए दावत दी। आई मीन शी इज़ सच अमेजिंग एंड सच अ ग्रेट HR प्रोफेशनल। इनका नाम है मदीहा हम्माद। मदीहा का 10 साल का HR में एक्सपीरियंस है और ये अपनी कंपनी भी रन कर रही हैं। आइए मिलते हैं मदीहा हम्माद से। Thank you very much, Madiha Hamad, for joining us today. By the way, I'm super excited and welcome on board. Thank you so very much for inviting me, Hasan. My pleasure. Great, wonderful. हम टॉपिक पे तो ज़रूर डिस्कशन करेंगे और उस पर हम ज़रूर बात करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है। Would like to ask कि जो HR में ह्यूमन रिसोर्स में हैविंग माशाल्लाह 10 years working experience in the field of HR, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, ये जो ह्यूमन रिसोर्स में आना था ये बाय चांस था या बाय चॉइस समझिएगा? हाँ, व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन आई मस्ट से। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो मुझे बहुत क्लियर नहीं था, जैसे कि और स्टूडेंट्स को होता है, तो मैं भी उसी जर्नी से ही गुजरी हूँ और आई वॉज नेवर बी सो गुड इन नंबर्स, तो मेरी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बट आई वॉज डूइंग MBA इन फाइनेंस, तो इनिशियली मेरा माइंड यही था कि मुझे फाइनेंस में ही परस्यू करना है। लेकिन जब उसका लास्ट सेमेस्टर आया तो काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब HR के कुछ टॉपिक्स को रीड किया, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑल। तो उस मोमेंट पे मैंने ये सोचा कि व्हाई नॉट आई स्पेशलाइज इन HR। तो इस तरीके से मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया एंड ऑल। Luckily, I've been hired right after the completion of my studies in a FMCG company और वहाँ पर भी HR में काम किया, तो काफ़ी रगड़ा भी खाया है जैसे कि HR के लोग खाते हैं। लेकिन ये कि उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा एंड करियर मेरा इसी तरीके से स्टार्ट हुआ। देन आई वर्क विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और अल्हम्दुलिल्लाह देन आई केम टू नो कि नहीं, आई एम द राइट फिट फॉर द HR डिपार्टमेंट, क्योंकि आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपकी डेप्थ थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं फिर पार्ट ऑफ एन HR। सो दैट्स हाउ माई सक्सेस स्टोरी इज़ गोइंग ऑन। ग्रेट, वंडरफुल। अब जो हमारा टॉपिक है, जिस तरह भी आपने रगड़े का जिक्र किया कि जी रगड़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मतलब वो सिखाता है, आपको कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। आई वुड लाइक टू आस्क अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक दैट जो हमारी यूथ है, जो कि हमारे बच्चे हैं जो वर्क प्लेस मार्केट में एंटर हो रहे हैं, डू यू थिंक दैट आर दे रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ रगड़ा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में आपने टॉपिक जो है वो इस वक्त पिक किया और जो क्वेश्चन आपने ये पूछा है। हमारे यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत सारे प्लेसमेंट ऑफिसेज, इतनी अच्छी हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ हैं और सबकी आजकल कोशिश यही है कि एकेडेमिया और कॉर्पोरेट का जो गैप है उसको किस तरीके से कम किया जाए। अब उसमें एक स्टूडेंट का माइंडसेट बहुत मैटर कर रहा होता है कि वो किस माइंडसेट से जॉब को सर्च कर रहा है। जब कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसा भी हो रहा है कि वो पहले से बता देते हैं कि दे आर द बिग टाइकॉन्स एंड आपकी स्पेस जो है वो इस कंपनी के अंदर होगी, तो वो आपका जो जॉब का हिसार है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत लिमिटेड हो जाता है और फिर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं, हमें तो जॉब मिल नहीं रही है। जब आप इस माइंड से आते हैं, जॉब सर्च करते हैं कि हमें फ़ौरन जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, अक्सर ऐसा नहीं होता।
मल्टीपल टाइम आप इंटरव्यू देते हैं और सिलेक्शन नहीं होती तो भी यही माइंडसेट होता है कि मुझे तो मतलब शक्ल देख के ही मना कर देंगे कि नहीं बंदा, ये बंदा हायर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। आप अगर ये सोच के आते हैं कि आपको उस मार्केट में टफ़ टाइम मिलेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो रियलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स जॉब हंटिंग या लाइफ में कोई भी डिसीजन है आपका, उसमें आपकी रियलिस्टिक अप्रोच बहुत मैटर कर रही होती है। तो आजकल हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जब अप्लाई कर रहे होते हैं, स्टूडेंट से एम्प्लॉई तक का जो जर्नी है उसमें दे आर नॉट रेडी टू फेस द टफ टाइम्स। आई डोंट नो द रीजंस बिहाइंड दैट स्पेसिफिकली। बेसिकली जो हो रहा है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने जज किया है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स भी शायद माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं। सम टाइम पेरेंट्स चाह रहे होते हैं, फादर चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर हो तो वो इंजीनियर ही बनेगा। चाहे आपके बेटे का जो इंटरेस्ट है, हो सकता है कि वो फाइनेंस में, कोई एचआर में, या ही और शी वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर आप उस माइंड को और अपनी जो आपकी सोच है, उन दोनों को मर्ज करके जब आप किसी चीज़ को हंट करते हैं तो वो चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें रगड़ा नहीं मिलेगा, हमें टफ़ टाइम नहीं देखना और हर चीज़ जो है वो हमें फ़ौरन मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एग्री, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा बताइए, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें तो अपने मुताबिक ज़िंदगी नहीं मिलती, ये तो फिर नौकरी है। हमें नौकरी भी करनी पड़ती है, मतलब समहाउ हमें मैनेज करना पड़ता है अपने हालात को, लेकिन वो पैशन कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को आसान नहीं बनाया या कहीं वादा नहीं किया कि ज़िंदगी आसान है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि ताकत मैं तुम्हें दूँगा, मौका मैं तुम्हें दूँगा कि वो आप उस चीज़ को फेस करें। जहाँ तक पैशन की बात है, कुछ चीज़ों में जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता ना और ज़बरदस्ती आप उस जॉब को कर रहे होते हैं तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। आप घरेलू लाइफ में अगर आप देख लें, बहुत बहन भाई हैं तो उसमें उनका भी जो एटीट्यूड है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो बड़ी बहन है, हो सकता है उनका एटीट्यूड किस नेचर का है, वो सख्ती से बात करती हैं या आराम से बात करती हैं, और आपके अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स कहाँ लैंड कर रही हैं, आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं। सेम गोज़ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी एक घर की तरह होती हैं, उसमें भी वही फ़र्द मौजूद होते हैं, वही बड़ी बहन सीम्स लाइक अ बॉस टू यू मे बी। तो जब आप वो टफ़ टाइम दे रहे हैं, या लेट्स सपोज आपसे कोई ऐसा आप कह लें कि नेगेटिव वो शेयर कर दिया उन्होंने, कि फ़ीडबैक सब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको लोग बहुत नेगेटिव लेते हैं। तो नेगेटिव फ़ीडबैक इज़ नेवर वेलकम सो ईजीली, लेकिन देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे अडेप्ट कर। बिल्कुल। तो उसमें आपको हर चीज़ के बारे में बहुत पैशनेट होना चाहिए, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे आप स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे आपकी कोई हॉबीज़ हैं या व्हाट्सोएवर। तो जब तक आपके अंदर उस चीज़ को करने का पैशन नहीं है, यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अगर आप बात करें लाइफ में, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो कि डेफ हैं, जो डम्ब हैं, दे कैन नॉट हियर, दे कैन नॉट स्पीक। उनके अंदर भी पैशन मौजूद होता है। उनसे अगर आप पूछें ना कि लाइफ क्या है, तो वो कहेंगे कि हम वी आर वेरी हैप्पी इन आवर लाइफ, ठीक है, लेकिन हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कहते हैं हम खुश नहीं हैं। बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने शायद कोई क्वेश्चन लिखा था और उसके ऊपर किसी स्पीकर ने, शायद मैं इस वक्त नाम उनका भूल गई हूँ, कि लाइफ में आपकी खुशी क्या है। बेसिकली हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। हमारे पास जो भी कुछ है, वो चाहे आपकी तालीम है, आपकी फैमिली है, एक अच्छी कंपनी है, आपकी अच्छी नौकरी है, कुछ भी, हम उस चीज़ के ऊपर शुक्र नहीं करते। तो आप लिखना शुरू करें जो आपके पास चीज़ें नहीं हैं। तो 10-15 के बाद, शायद 10 भी बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, आप लिखें मेरे पास क्या नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, मे बी 6 डिजिट्स सैलरी नहीं है। क्या लिखेंगे इसके बाद आप? तो यू हैव टू थिंक कि मैं और क्या लिखूँ। वहाँ पे आपका पेन, आपका कलम रुक जाएगा। अब आप वो लिखें जो आपके पास है, और उस लिखने की जो मेन रीज़न है, या आप कह लें कि मफ़हूम कह लें आप, कि वो क्या है कि अगर बाहर फ़कीर है और उसके पाँव में एक शूज़ नहीं है, तो वो भी आपके लिए नेमत है क्योंकि आपके पास वो है। वहाँ से आप लिखना शुरू करें कि आपके पास क्या क्या है। तो आप लिखते जाएंगे, लेकिन
आप थक जाएंगे कि मैं और इससे ज़्यादा क्या लिखूं, लेकिन हम उस चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, और यही रीज़न है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि जो हमारे पास है वो हमारे लिए कम है। एग्री, राइटली सेड। अच्छा मतलब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू फ्रेश ग्रेजुएट्स, अगर हम बात करें, बड़ी दफ़ा रगड़े की बात की, बड़ी दफ़ा टफ टाइम की बात की, बॉसेस जो हैं पर्सनल हो जाते हैं, वो कहते हैं यार इसको तो रगड़ा 100% मैंने देना ही देना है क्योंकि मुझे रगड़ा लगा है। तो सम टाइम वो होता है कि पर्सनल चीज़ें कहते हैं यार फ्रेश ग्रेजुएट है ना, उसको कहते हैं जाओ भाई इसकी ईगो के ऊपर काम करते हैं, चाय लेकर आओ, पानी लेकर आओ। तो आप क्या एडवाइस करती हैं उन बॉसेस को भी और उन स्टूडेंट्स को भी कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? देखें, किसी भी जगह पे ना आपको टफ टाइम मिलता ज़रूर है। आप आर्मी की बात कर लें, मम्मी डैडी लोग हैं घर में, जो है वो फादर ने बड़ा मतलब बहुत प्यार से पंप किया हुआ है, बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड है, लेकिन जब वो आर्मी में जाता है तो उसको ट्रेनिंग जो है ना वो एक इस एंगल से दी जाती है कि उसको हर टफ टाइम फेस करना है। आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो भी आपने सर्वाइव करना है, ठीक है, और आपने वो ठंड में निकल के बाहर राउंड भी लगाना है, तो फिर यू विल बी द पार्ट ऑफ द फोर्सेस। सेम गोज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में भी। देखें, टफ़ टाइम की जो डेफिनेशन है ना वो हम लोग नेगेटिव लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, शायद वर्ड की वजह से या किसी भी एंगल से आप देख लें। आप अपने माइंड को किस तरीके से लेकर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चल रहे हैं, ये बहुत मैटर कर रहा होता है। आई एग्री विद दिस पॉइंट कि कंपनीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको टफ़ टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन अननेसेसरी। वो लिमिट आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, ये अगर मेरा बॉस मुझे कुछ समझा रहा है और उसकी वजह से मुझे टफ़ टाइम दे रहा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपने कुछ 10 चीज़ें अच्छी की हैं और उसमें से 1-2 आपकी असाइनमेंट्स गलत हो जाती हैं, लेट्स सपोज आप किसी चीज़ पे भूल गए हैं या व्हाट्सएवर, और उस चीज़ का आपको फीडबैक दिया, तो यू हैव टू टेक इट पॉजिटिवली। लेकिन ये मैनेजर पे, आपके बॉस पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि क्या आप उसको पर्सनल तो नहीं ले रहे हैं। लेट्स सपोज हायरिंग मैनेजर ने आपको एक रिसोर्स हायर करके दे दिया है और आप चाह रहे थे कि जो मैंने रेफ़र किया है कैंडिडेट वो हायर होना चाहिए। अब ऑपोजिट हो गई है सिचुएशन, जो आपने रेफ़र किया था वो हायर नहीं हुआ, लेकिन जो हायर हुआ है वो HR डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है, तो नाउ आई हैव टू गिव हिम और हर अ टफ टाइम सो दैट ही और शी विल लीव द जॉब एंड देन तो होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा हो। तो थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है फ्रॉम बोथ हैंड्स। Great, Maria. I mean, you're amazing and superb in the whole session. I really enjoyed your discussion. Thank you very much. अच्छा मरिया, माशाल्लाह 10 साल का एक्सपीरियंस है, HR में आप काम कर रही हैं, you're running your own consultancy company as well. बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रही हैं। कौन सी ऐसी 3-4 चीज़ें देखती हैं जो आप समझती हैं यार कि ये होंगी तो मैं उस कैंडिडेट को रखूँगी? लेकिन डिपेंड करता है। इफ़ यू आर टेकिंग इंटरव्यू फॉर अ सीनियर पोजीशन देन आपके क्वेश्चंस की नेचर बिल्कुल डिफरेंट होगी, बट इफ़ यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर मे बी फॉर एन एंट्री लेवल रोल और अ मिड लेवल रोल, तो आपकी नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। हम लोगों के यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी एंट्री लेवल स्टूडेंट से या उस कैंडिडेट से आप वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जो एक सीनियर से पूछना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देगा। तो हमारे यहाँ जो है वो जिस तरीके से मैं इंटरव्यूज़ लेती हूँ या बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देख रही होती हूँ, एक तो देखें आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कभी किसी इंटरव्यू के लिए जाएं तो इस माइंडसेट से जाएं कि वहाँ पे बहुत सारे और लोग होंगे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी आपने नहीं करनी, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना कि मैं ही सिलेक्ट होऊंगा, ये भी गलत अप्रोच है। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे और लोग भी हैं। अगर आप ही परफेक्ट हैं और यू थिंक कि यू आर परफेक्ट, सो मेरा नहीं ख्याल कि मैनेजर हायर करेगा या मैं हायर करूँगी, बिकॉज आई हैव टू हायर अ ह्यूमन बीइंग, आई डोंट हैव टू हायर अ रोबोट, क्योंकि वो तो वो परफॉर्म कर लेगा। आपकी एबिलिटीज़, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपका एटीट्यूड, ये बहुत मैटर कर रहा होता है। Madhika, again, thank you very much. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. Well, first of all, thank you so very much, Hassan. कासिम अली शाह फाउंडेशन को आई थिंक मैं काफ़ी अरसे से फॉलो भी कर रही हूँ, बिकॉज़ ही इज़ अ वेरी नोन मोटिवेशनल स्पीकर, और बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, वो चाहे कोई भी स्पीकर हो, कासिम अली शाह हैं, आप हैं, या कोई भी स्पीकर है, हम लोग की कोशिश ये होती है कि सुनते हुए शायद कि कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी डिस्कशन किसी के लिए वो हेल्प बन जाए जिसकी वजह से वो कोई सही डिसीजन ले ले।
तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारी है। और इस पॉइंट पे कि कासिम अली शाह फाउंडेशन प्रॉपरली स्टार्ट हो गई है, आई विटनेस के बहुत सारे आप स्पीकर्स को बुलाते हैं, बहुत लोग यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत अच्छे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होती है। तो कीप गोइंग, कीप अप द गुड वर्क, एंड आई एम रियली श्योर दैट वन डे दिस फाउंडेशन विल बिकम one of the best foundation in Pakistan. Thank you very much for your feedback and your time, support and love. I mean, you were amazing. Thank you. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज की एपिसोड देखने का। मदीहा हमाद हमारे साथ थी, सीजन नेचर प्रोफेशनल हैं, 10 साल का इनका एक्सपीरियंस भी है और अपनी जो है कंपनी ये भी रन करी है। इन्होंने हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो हमसे शेयर किए, हमें बताया कि HR में कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक कैंडिडेट में देखी जाती हैं, ये भी इन्होंने बताया। और अगर आपने वर्क प्लेस मार्केट में एंटर होना है और क्या क्या क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए फ्रेश ग्रेजुएट्स में, ये भी इन्होंने हमसे शेयर किया। किस लेवल पे आप अपनी नौकरी को स्विच कर सकते हैं, जॉब में रह के कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं, ये भी इन्होंने बताया। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।